हिंदी में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी पर स्वर्ण मंदिर में खालिस्तानी नारे लगाने का मामला सामने आया है। श्री हरमंदिर साहिब में श्री अकाल तख्त पर खालिस्तान के नारे लगाए गए और देश विरोधी पोस्टर भी दिखाए गए। क्या है पूरा मामला, देखते स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी पर स्वर्ण मंदिर में खालिस्तानी नारे लगाने का मामला सामने आया है। श्री हरमंदिर साहिब में श्री अकाल तख्त पर खालिस्तान के नारे लगाए गए और खालिस्तानी आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले के पोस्टर दिखाए गए। सिख कौम के नाम जारी संदेश में श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सिख कौम को श्री अकाल तख्त की अगुवाई में एकजुट होने का आह्वान किया। स्वर्ण मंदिर में इस तरह की घटना से पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। सूत्रों का कहना है कि सरकार घटनाक्रम पर पैनी नजर रखे हुए है। आज ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी है। इसी दिन 1984 को सेना ने खालिस्तानी उपदेशक जनरल जरनैल सिंह भिंडरावाले और उसके समर्थकों को मार गिराया था। इन लोगों ने स्वर्ण मंदिर में हथियारों के साथ देश को दहलाने की साजिश रची थी। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के आदेश पर सेना ने अमृतसर में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। यह ऑपरेशन रात के अंधेरे में अंजाम दिया गया, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार रखा गया। अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर पुलिस की तरफ से श्री हरिमंदिर साहिब के आसपास सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। यहाँ अर्धसैनिक बल, 4 कंपनियां और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर जाने वाले हैं। इससे पहले अमेरिका ने भारत के लोकतंत्र की तारीफ की है। क्या कहा अमेरिका ने, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया 2 ध्रुवों में बटी दिख रही है, वैश्विक मंच पर भारत की धाक बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी इस महीने अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अमेरिका ने भारत की और भारतीय लोकतंत्र की खुलकर तारीफ की है। अमेरिका ने भारत के लोकतंत्र की तारीफ करते हुए कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत एक जीवंत लोकतंत्र है। अगर कोई इसे देखना चाहता है तो खुद दिल्ली जाकर देख सकता है। और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि लोकतांत्रिक संस्थानों की ताकत पर चर्चा होती रहनी चाहिए। अमेरिका के इस बयान से ऐसा लगता है जैसे उसने भारत के लोकतंत्र को लेकर उठ रही चिंताओं को खारिज कर दिया है। भारत के लोकतंत्र पर उठते सवालों के जवाब में किर्बी ने कहा, देखिए, हम अपनी बात कहने से हिचकिचाते नहीं है। यह पीएम मोदी की यात्रा भारत अमेरिका के मौजूदा संबंधों को और आगे ले जाने के लिए है। हमें उम्मीद है कि गहरी मजबूत साझेदारी और दोस्ती आगे बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। शिंदे और बीजेपी के गठबंधन की सरकार चल रही है। नियमों के मुताबिक महाराष्ट्र में अधिकतम 43 मंत्री हो सकते हैं। जब जून में शिंदे और बीजेपी की सरकार बनी थी तब 18 मंत्रियों सरकार में शामिल किया गया था। इस पर क्या कहा देवेंद्र फडणवीस ने, देखते स्पेशल रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी की गठबंधन की सरकार चल रही है। गठबंधन के नेताओं को कैबिनेट विस्तार का इंतजार है। इसमें हो रही देरी को लेकर शिंदे सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इस बीच राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार जल्द ही होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कब होगा ये तो सीएम एकनाथ शिंदे तय करेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरह डिप्टी सीएम फडणवीस ने भी कहा कि बीजेपी और शिवसेना सभी चुनाव गठबंधन के तहत ही लड़ेगी। उन्होंने बताया कि इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान दिल्ली में चर्चा हुई थी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार जल्द होगा। सीएम शिंदे तय करेंगे ये कब होगा। जून 2022 में एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी। सीएम का पद शिंदे तो डिप्टी सीएम का पद फडणवीस को मिला था। 9 अगस्त को 18 मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया था। नियमों के मुताबिक महाराष्ट्र में अधिकतम 43 मंत्री हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। से की बात करें तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सवाल उठाए हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में सबूत मिले हैं कि सिस्टम में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई। उसके बाद पेशेवर एजेंसी द्वारा जांच का फैसला किया गया। क्या इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में जानबूझकर की गई छेड़छाड़, देखते स्पेशल रिपोर्ट में। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने ओडिशा के बालासोर में हुए दर्दनाक ट्रिपल ट्रेन हादसे की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की 10 सदस्यों की टीम ने बालासोर में पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। बालासोर रेल हादसे में 275 लोगों की मौत हुई, जबकि 1100 लोग जख्मी हुए। इनमें से 900 लोग को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, जबकि 200 का अभी इलाज चल रहा है। वहीं 101 शवों की पहचान भी बाकी है। रेलवे ने रविवार को इस हादसे में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।
सीबीआई जांच की जरूरत से जुड़े सवाल पर एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच के दौरान हमें एहसास हुआ कि इस मामले में अधिक गहन जांच की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच के दौरान काफी जानकारियां सामने आई है। इनमें से एक पेशेवर जांच एजेंसी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सिस्टम में जानबूझकर हस्तक्षेप के बिना ये संभव नहीं है कि ट्रेन के लिए निर्धारित मार्ग को मुख्य लाइन से लूप लाइन में बदल दिया जाए। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सवाल उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। की सियासत में बीजेपी से 2024 के चुनाव में मुकाबला करने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव अभी से ही तैयारी में जुट गए हैं। उन्होंने सपा कैडर को प्रशिक्षण देने के साथ साथ सामाजिक न्याय और जातिगत मुद्दे को धार देने की रणनीति बनाई है। क्या है अखिलेश यादव का प्लान, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी सपा कार्यकर्ताओं को जोड़ने की हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। इसी रणनीति के तहत अखिलेश यादव ने जिलेवार विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे और अब रथ यात्रा भी निकालकर सियासी माहौल बनाने की कवायद शुरू कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम जिस जिले में होगा उस जिले में रथ यात्रा निकालकर सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना के मुद्दे को धार देने की रणनीति बनाई गई है। इसी मुद्देनजर लखीमपुर खीरी से धोरहरा के लिए अखिलेश यादव द्वारा लोक जनजागरण यात्रा का कार्यक्रम तैयार हुआ है। इसी तरह सपा 2 लोकसभा सीटें लखीमपुर खीरी और धोरहरा को साधने की कवायद करेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सपा यूथ और बूथ को मजबूत करने में जुट गई है। पिछले 2 दिनों से लखीमपुर खीरी में अपने कैडर को बूथ प्रबंधन, जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय, संविधान, लोकतंत्र का भविष्य और लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर ट्रेनिंग दे रही है। बूथ से लेकर जिला स्तर तक के करीब 5000 कार्यकर्ता शिरकत किए। सपा 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले अपने सियासी अभियान की शुरुआत कर दी है। पिछले सप्ताह ही सपा ने अपने सभी जिला अध्यक्षों की बैठक करके प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों के लिए रिपोर्ट मांगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। दिल्ली के महरौली में श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने रिश्ते में अनबन के चलते 18 मई 2022 को उसकी हत्या कर दी थी। 12 नवंबर 2022 को इस मामले का खुलासा हुआ और दिल्ली पुलिस ने 75 दिनों में इसकी जांच पूरी कर दिल्ली के साकेत कोर्ट में 6629 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल, 180 गवाह और पुख्ता सबूत। कब मिलेगी श्रद्धा के गुनहगार आफ्ताब को सजा, देखते अंदर की बात में। पूरे देश को दहला देने वाला श्रद्धा मर्डर केस की सुनवाई आखिरकार 7 महीने बाद दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हो गई है। मामले का ट्रायल शुरू हुआ और 7 महीने बाद ही श्रद्धा के घर वालों को ये उम्मीद बंधी है कि अब आने वाले वक्त में उनकी बेटी के कातिल आफ्ताब अमीन पूनावाला को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाएगा। ट्रायल की पहली तारीख यानी 1 जून को इस कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से श्रद्धा के भाई श्रीजय समेत 3 गवाह पेश किए। श्रीजय ने कोर्ट को बताया कि श्रद्धा ने अपने जीते जी उससे आफ्ताब को लेकर कई बार शिकायतें की थी और इन शिकायतों में यह बताया था कि आफ्ताब न सिर्फ उससे झगड़ा करता है बल्कि शारीरिक तौर पर भी उसे प्रताड़ित करता है, यानी उसके साथ मारपीट करता है। जिसके बाद अदालत ने 12, 17 और 18 जुलाई को सुनवाई की अगली 3 तारीखें मुकर्रर की। इन तारीखों पर जहां बचाव पक्ष के वकील गवाहों से जिरा करेंगे, वही कम से कम 15 और गवाहों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये पूरी की पूरी कानूनी प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शादी को लेकर हमेशा बात होती है। इस बीच एक लड़की शिवरंजनी तिवारी की चर्चा शुरू हो गई है। शिवरंजनी गंगोत्री से कलश यात्रा लेकर बागेश्वर धाम के लिए निकली है। उसने कहा है कि बागेश्वर सरकार हमारे प्राणनाथ है, क्या बाबा से शादी करेगी शिवरंजनी, देखते अंदर की बात में। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इसी दौरान उनकी शादी को लेकर काफी चर्चा होती रहती है। अब बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से कथित विवाह की कामना लेकर MBBS की छात्रा शिवरंजनी तिवारी ने पदयात्रा निकाली है। वह श्री गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम तक सिर पर गंगा जल का कलश लेकर पदयात्रा शुरू की है। शिवरंजनी तिवारी ने कहा कि हम गुरुदेव के आदेश पर गंगोत्री से बागेश्वर धाम के लिए निकले हैं। शिवरंजनी तिवारी ने कहा कि मैं 2021 से बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को फॉलो कर रही हूँ। उनकी कथा सुनकर मैं पहली ही बार में मंत्रमुग्ध हो गई थी।
शिवरंजनी ने कहा कि मैं भी भागवत कथा करती हूँ। उन्होंने कहा कि उनकी 3 बड़ी घोषणाएं हमें प्रभावित करती है। उनमें एक कैंसर अस्पताल की घोषणा है। किसी भी डॉक्टर के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं होगी। MBBS की छात्रा शिवरंजनी तिवारी अचानक से चर्चा में आ गई है। शिवरंजनी को पदयात्रा करते हुए बागेश्वर धाम पहुंचना है। वह 16 जून को वहां पहुंचेगी। शिवरंजनी ने कहा है कि हमने अपनी कामना बालाजी के सामने रख दी है। 16 जून को बागेश्वर धाम में इसके बारे में बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट GS। फिल्म आदि पुरुष के मेकर्स ने फैसला किया है कि फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान हर थिएटर में एक सीट खाली रहेगी। ये सीट भगवान हनुमान को डेडिकेट की जाएगी। ऐसा भगवान हनुमान के प्रति लोगों की आस्था का जश्न मनाने का मकसद से किया जाएगा। प्रभास की फिल्म आदि पुरुष सिनेमाघरों में कब होगी रिलीज, देखते हैं बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रभास फैंस के लिए जून का महीना काफी खास होने वाला है। एक्टर की मूवी आदि पुरुष लंबे इंतजार के बाद 16 जून को रिलीज होगी। मूवी का प्रमोशन शुरू हो चुका है। रामायण की कहानी पर बेस्ड आदि पुरुष रिलीज से पहले मेकर्स ने बड़ी अनाउंसमेंट की है। वो क्या है, चलिए जानते हैं। मेकर्स ने फैसला किया है कि फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान हर थिएटर में एक सीट खाली रहेगी। ये सीट भगवान हनुमान को डेडिकेट की जाएगी। ऐसा भगवान हनुमान के प्रति लोगों की आस्था का जश्न मनाने के मकसद से किया जाएगा। मेकर्स ने बयान में लिखा है कि जब भी रामायण का पाठ किया जाता है वहां भगवान हनुमान प्रकट होते हैं। ये हमारा विश्वास है। राम के सबसे बड़े भक्त को सम्मान देने का इतिहास सुने। इस महान कार्य की शुरुआत हमने अज्ञात तरीके से की। हम सभी को भगवान हनुमान की मौजूदगी में आदि पुरुष को बड़ी भव्यता के साथ देखना चाहिए। आदि पुरुष बड़े बजट की मूवी है जो 500 करोड़ में बनी है। जब से फिल्म का टीजर सामने आया था तभी से इसे ट्रोल किया जाने लगा था। काफी सारी तैयारी के साथ मूवी का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसे देखने के बाद कई सारे लोगों की नाराजगी दूर हुई। अब देखना होगा फिल्म को रिलीज के बाद कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे के बाद फिर से हिंसा भड़कने और अमित शाह की हथियार सौंपने की अपील की नाकामी को लेकर सरकार चिंतित है। क्या है मामला, देखते हैं अंदर की बात में। मणिपुर हिंसा में कांग्रेस विधायक रंजीत सिंह के घर समेत 100 घर जल गए हैं। ग्रामीण इलाकों में तैनात BSF की टीमों पर फायरिंग की गई है। BSF की एक चौकी पर मोर्टार से हमला किया गया। पुलिस को शक है कि थाने से चोरी किए गए हथियारों का इस्तेमाल हमले में किया गया है। राज्य में सुरक्षा बलों और भीड़ के बीच आमने सामने की गोलीबारी की कई घटनाएं भी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मणिपुर दौरे के बाद फिर से हिंसा भड़कने और अमित शाह की हथियार सौंपने की अपील की नाकामी को लेकर सरकार चिंतित है। केवल लगभग 200 हथियार पुलिस और सुरक्षा बलों को सौंपे गए हैं, जिनमें से अधिकांश निष्क्रिय है। मणिपुर के अपने 4 दिवसीय दौरे के दौरान अमित शाह ने हथियार रखने वालों से पुलिस के सामने सरेंडर करने की अपील की थी। शाह ने चेतावनी दी कि 2 जून से तलाशी अभियान शुरू किया जाएगा और हथियार होने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। वेलकम बैक। आगे बात करें तो पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राज्यपाल और ममता बनर्जी की सरकार के बीच तनातनी शुरू होती नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक कुलपति की नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार और राज्यपाल CV आनंद बोस आमने सामने आ गए हैं। क्या है आर पार की लड़ाई, देखते हैं अंदर की बात में। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल अंतरिम चांसलर की नियुक्ति को लेकर विवाद में फंसे हैं। राज्यपाल CV आनंद बोस और ममता बनर्जी सरकार के बीच टकराव हो गया है। ममता सरकार ने राज्यपाल बोस द्वारा 11 राज्य विश्वविद्यालयों में अंतरिम कुलपति की नियुक्ति पर आपत्ति जताई है। ममता सरकार का कहना है कि ये नियुक्तियां एक तरफा और अवैध है। राज्यपाल विश्वविद्यालय परिसरों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए बिना शिक्षा विभाग से चर्चा किए अंतरिम कुलपति नियुक्त कर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। सरकार ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल राज्य सरकार से परामर्श कर कुलपतियों की नियुक्ति करेंगे, लेकिन राज्य सरकार से सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति करते समय इस आदेश का पालन नहीं किया गया। हालांकि राज्यपाल ने राजभवन के एक समारोह में पलटवार करते हुए कहा कि चर्चा का मतलब आम सहमति नहीं है। अगर सरकार नहीं मानी तो इसका मतलब यह नहीं कि नियुक्ति नहीं होगी। राज्य शिक्षा मंत्री वसु का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्यपाल प्रदेश सरकार से चर्चा कर कुलपति की नियुक्ति करेंगे, लेकिन इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV।
राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात कर कई मुद्दे पर चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान अमेरिका के बारे में क्या कही बड़ी बात, किसको दी चेतावनी, देखते इस रिपोर्ट में। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के बीच सोमवार को नई दिल्ली में मुलाकात हुई। इस दौरान राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री को आगाह करते हुए कहा कि अमेरिका हथियार के मामले में पाकिस्तान पर भरोसा करने की गलती न करे। उन्होंने कहा, हथियारों के मामले में पाकिस्तान कतई भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि वह हथियारों और तकनीक का गलत इस्तेमाल कर सकता है, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता आ सकती है। राजनाथ सिंह और लॉयड ऑस्टिन के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत चली। इस दौरान भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अपने नौसैनिक सहयोग को मजबूत करने और भारत प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार किया। दोनों देशों ने नेविगेशन की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसके अलावा जब पश्चिमी उपकरणों की आपूर्ति की बात आई तो भारत ने पाकिस्तान की विश्वसनीयता के बारे में अपनी चिंताओं को दोहराया। राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर किया कि पाकिस्तान का ऐसे उपकरणों के दुरुपयोग और डायवर्ट करने का इतिहास रहा है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा करता है। रेल दुर्घटना मामले में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सबसे पहले पीएम ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना स्थल का दौरा किया। वहां 3 केंद्रीय मंत्री भी थे। दुर्घटना के 51 घंटे के भीतर रेल लाइनें बहाल कर दी गई। हरदीप सिंह पुरी ने क्यों साधा कांग्रेस पर निशाना, देखते इस रिपोर्ट में। ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद कांग्रेस की ओर से रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पलटवार किया है। हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा, 26/11 के आतंकवादी हमले के जवाब में मुंबई पहुंचने में एनएसजी को 10 घंटे से ज्यादा वक्त लगा था। रेल हादसे के बाद सबसे पहले पीएम ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना स्थल का दौरा किया। वहां 3 केंद्रीय मंत्री भी थे। दुर्घटना के 51 घंटे के भीतर रेल लाइनें बहाल कर दी गई। हरदीप सिंह पुरी ने विपक्षी दलों की बैठक को लेकर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि एक जिम्मेदार विपक्ष हो, लेकिन ये तो अलग तरह की विपक्षी एकता है। इनमें आधे ऐसे हैं जिन्हें नेतृत्व चाहिए, आधे ऐसे हैं जो किसी के खिलाफ है। हरदीप सिंह पुरी सोमवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार को हुई भारतीय इतिहास की भयावह रेल दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में अब तक 275 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इस हादसे के बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने नेताओं ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट। 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। जैसे ही कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दिया, उसने अपना माथा पकड़ लिया। एक 32 साल पुराने केस का आया फैसला, देखते इस रिपोर्ट में। बाहुबली मुख्तार अंसारी को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। जैसे ही कोर्ट ने मुख्तार को दोषी करार दिया, उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसके चेहरे पर तनाव देखने को मिला। टेंशन के चलते उसने अपना माथा पकड़ लिया। अवधेश राय की हत्या 3 अगस्त 1991 को हुई थी। तब अवधेश राय अपने छोटे भाई और वर्तमान कांग्रेस नेता अजय राय के घर से बाहर खड़े थे। उसी वक्त वहां मारुति वैन आई और उस वैन से काफी लोग बाहर निकले। उस लोगों ने अवधेश राय पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। गोलियों की आवाज के आसपास का पूरा इलाका गूंज उठा था। मुख्तार अंसारी इस समय बांदा जेल में बंद है। भीम सिंह गैंगस्टर के केस में सजा सुनाए जाने के बाद गाजीपुर जेल में बंद है। पूर्व विधायक अब्दुल कलाम और कमलेश सिंह की मौत हो चुकी है। राकेश नाइक ने इस मामले में अपना केस अलग कर ट्रायल शुरू करवाया है, जो प्रयागराज सेशंस कोर्ट में चल रहा है। वहीं इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट वाराणसी का फैसला सोमवार को आएगा। तो अब गौतम अदानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स नहीं है और उनकी नेटवर्थ में गिरावट के कारण वो इस स्थान से फिसल गए हैं। गौतम अदानी से छीना गया एशिया के दूसरे सबसे रईस शख्स का तमगा। किस चीनी अरबपति ने बछाड़ा, देखते इस रिपोर्ट में। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी से जुड़ी बड़ी खबर आई है। गौतम अडानी अब अमीरों की लिस्ट में कुछ और नीचे चले गए हैं और उनके एशिया के दूसरे सबसे रईस शख्स का तमगा छीन गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में गौतम अडानी अब 18वें स्थान से 19वें स्थान पर खिसक गए हैं और चीन के अरबपति जोंग शेनसेन ने उन्हें पीछे कर दिया है। ऐसे में 19वें स्थान पर खिसककर गौतम अडानी के सामने दुनिया के टॉप 20 रईसों से बाहर होने का खतरा भी पैदा हो गया है।
चीनी अरबपति जॉन सैनसेन 62.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ विश्व के टॉप के धनवानों की सूची में 18वें स्थान पर आ गए हैं और इसके साथ ही उन्होंने बीते हफ्ते में 1.18 अरब डॉलर की संपत्ति अपने नाम और जोड़ ली है। वहीं भारतीय अरबपति गौतम अडानी की नेटवर्थ में इस दौरान 662 लाख डॉलर की गिरावट आई है, जिसके चलते वो 18वें स्थान से फिसलकर 19वें स्थान पर चले गए हैं। एलन मस्क 199 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने हुए हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर बर्नार्ड अर्नोल्ड, तीसरे स्थान पर जैक बेजोस, चौथे स्थान पर बिल गेट्स, पांचवें स्थान पर लैरी एलिसन, छठे स्थान पर स्टीव बाल्मर, सातवें स्थान पर वॉरेन बफेट, आठवें पर लैरी पेज, नौवें पर सर्गी ब्रिन और 10वें स्थान पर मार्क जुगरबर्ग है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। खास है और ऐसे कई जरूरी काम है जिन्हें आपको हर हाल में 30 जून तक निपटाना होगा। ऐसा करने से चूकने पर आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कौन से 4 महत्वपूर्ण कार्य आपको महीने के अंत तक निपटाने पड़ेंगे, देखते इस रिपोर्ट में। 30 जून की समय सीमा में जहां आपको आधार कार्ड से जुड़े अपने कामों को निपटाना जरूरी है, आधार पैन लिंक करना और एडवांस टैक्स का पेमेंट तक ऐसे काम है जिन्हें करने से चूकने पर आपकी जेब पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा ज्यादा पेंशन चुनने के लिए भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से कई बार लास्ट डेट को बढ़ाया गया है और अब इसके आगे बढ़ने की संभावना कम है। आयकर विभाग द्वारा इस कामों को अनिवार्य किया गया है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बीते दिनों अपने यूजर्स को फ्री में आधार कार्ड अपडेट करने की सुविधा दी है और इसका फायदा उठाने की लास्ट डेट 14 जून है। इस महीने निपटाए जाने वाले जरूरी कामों की लिस्ट में EPF सब्सक्राइबर से जुड़ा बेहद अहम काम शामिल है। दरअसल ज्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए EPFO की ओर से 26 जून 2023 की लास्ट डेट निर्धारित की गई है। अपना कारोबार करने वाले या फिर नौकरी पेशा अगर टैक्स की देनदारी 10,000 रुपए से अधिक है तो फिर आपके लिए भी जून का महीना अहम है। ऐसे लोगों के लिए आपके लिए एडवांस टैक्स पेमेंट जरूरी है जिसे करना आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट।